तो दोस्तों वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन। माई सेल्फ यश और आज हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की। जी हाँ, आपने तो मैग्नेट के बारे में सुना ही होगा, बचपन में उससे के साथ खेला भी होगा, आपने देखा होगा आयरन जैसी चीज़ों को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो ऐसे सब्सटेंस जिसको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उसे हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। और जिन्हें नहीं अट्रैक्ट करता उसे हम कहते हैं डायमैग्नेटिक, या फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जिसे रिपेल करता है। ठीक है, तो हमने सब्सटेंसेस को अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई किया है डिपेंडिंग अपॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जैसे कि डायमैग्नेटिक, ओके, फिर एक होता है पैरामैग्नेटिक, फिर एक होता है फेरोमैग्नेटिक, एक होता है फेरीमैग्नेटिक, एक होता है एंटी फेरोमैग्नेटिक। तो आपके सिलेबस में तो फिलहाल तीन ही है स्टेट बोर्ड में। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, कैन यू रिकॉल, बिकॉज ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला कंसेप्ट है ये सॉलिड स्टेट में भी हमने पढ़ा था। ओके, व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू अ सब्सटेंस। तो देखिए इसमें दो चीज होती है, या तो सब्सटेंस गेट्स रिपेल्ड या फिर गेट्स अट्रैक्टेड। अगर वो रिपेल हुआ इसका मतलब वो डायमैग्नेटिक है, और अट्रैक्ट हुआ अगर तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो पैरामैग्नेटिक हो या तो फिर फेरोमैग्नेटिक हो। व्हाट इज मीन बाय द टर्म पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म मतलब जो सब्सटेंस होता है उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं, और डायमैग्नेटिक मतलब सब्सटेंस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे पेयर्ड होते हैं और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रिपेल होते हैं। ऐसा द कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स एग्जिबिट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन देयर एटम्स और आयंस। ओके, उनके अंदर क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, किसमें, एटम्स या फिर आयंस में। व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड द सब्सटेंसेस व्हिच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक, व्हाइल द वंस आर रिपेल्ड आर कॉल्ड डायमैग्नेटिक। तो ये तो मैंने बता दिया आपको। सम सब्सटेंसेस आर अट्रैक्टेड वेरी स्ट्रांगली एंड दीज आर कॉल्ड एज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, या फिर इन्हें आप कह सकते हो परमानेंट मैग्नेट। क्या कह सकते हो, परमानेंट मैग्नेट। ओके, इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं, आयन है, कोबाल्ट है, निकल है, गैडोलीनियम है, गैडोलीनियम भी एलिमेंट है, या फिर CrO2 भी ले सकते हो। ओके, मैग्नेटिक टेप आप देखते हो, गाना बजता था पहले, कैसेट्स आती थी, उसके अंदर वो रिल रहती थी, उसके ऊपर कोटिंग होती थी क्रोमियम ऑक्साइड की, CrO2 की। ठीक है, ऐसा छोड़िए वो सब बातें, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देखते हैं। पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म अराइजेज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन अ स्पीशीज. It can be ion, atom or a compound. When all the electron spins are paired, the compound becomes diamagnetic. मतलब अगर ये ऐसे है और ये ऐसे है, मतलब इससे जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है उसको ये राइट वाला कैंसिल कर दे रहा है। ठीक है, अब जरा देखिए, अमॉन्ग ट्रांजिशन मेटल आयन, कोबाल्ट, निकल आर फेरोमैग्नेटिक। इनका क्या देखा गया है, इनका बिहेवियर जो है वो परमानेंट मैग्नेट जैसा है। मतलब ये ऐसा नहीं कि आयरन हमेशा मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा, लेकिन अगर आपने आयरन को एक बार मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया कुछ सफिशिएंट टाइम के लिए, फिर वो परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाता है। परमानेंटली क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। ओके, अब जो आयरन है या कोबाल्ट है या निकल है, इसमें मेटल आयन का एक ग्रुप होता है जिसे हम कहते हैं डोमेन। मेटल आयन का क्या होता है, ग्रुप होता है, स्मॉल रीजन, मतलब ऐसे अगर ये बड़ा सा सब्सटेंस है, इसमें मेटल आयन मेटल आयन मेटल आयन ऐसे है, तो ये लोग ग्रुप बना लेते हैं। ओके, और उनके ग्रुप को हम लोग कहते हैं डोमेन। और डोमेन का जो स्पिन होता है वो ऐसा होता है, रैंडम होता है, ऐसे किधर भी डायरेक्शन में, देख रहे हैं ना, ये रैंडम है। लेकिन जैसे ही इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे आप, सारे अलाइन हो जाते हैं, सारे क्या हो जाते हैं, अलाइन, और ये परमानेंटली मैग्नेट की तरफ बिहेव करते हैं। सर ये डोमेन क्या होता है, बोला ना, मेटल आयन का ग्रुप होता है। ओके, स्मॉल स्मॉल रीजन में, मतलब ये सब्सटेंस तो बहुत बड़ा था, तो सपोज ये रीजन का एक ग्रुप बन गया, ये रीजन का एक ग्रुप बन गया, ये रीजन का एक ग्रुप बन गया, और ये जो छोटे छोटे डोमेन है ये टाइनी मैग्नेट्स की तरह बिहेव करते हैं। किसकी तरह बिहेव करते हैं, टाइनी मैग्नेट्स। और जब एक बार इन्हें मैग्नेटिक फील्ड में ला दिया जाए तो ये अलाइन हो जाते हैं और परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड एक्सटर्नली, ऑल द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन दीज मेटल्स एंड देयर कंपाउंड अलाइन इन डायरेक्शन of applied magnetic field. Due to this magnetic susceptibility is enhanced. देखिए अब कोई किसी को कैंसिल नहीं कर रहा है। हाँ, अगर ऐसे होता तब तो आपको मिल जाता एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी फेरोमैग्नेटिक मतलब आप सोच रहे थे कि इसका मैग्नेटिज्म बहुत हाई होगा, लेकिन वैसा कुछ मिला नहीं। ये सब कुछ हमने सॉलिड स्टेट में पढ़ा है। These metal can be magnetized, that is they acquire permanent magnetic moment. तो ये देख, pick up the paramagnetic species. तो Cu+1 है, तो क्या Cu+ में सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे, जी नहीं, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे।
तो ये तो डायमैग्नेटिक है। Fe3+ क्या होता है 4s2 3d6, 4s2 3d6 और d में से 6 में से पहले s के 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे और d में से एक निकालोगे तो d5 हो जाएगा और d5 मतलब सारे अनपेयर्ड आ जाएंगे। तो ये देखिए ये भी पैरामैग्नेटिक होगा। निकल क्या होता है, निकल 3d8 4s1 4s2, निकल का क्या होता है, निकल होता है 3d8 4s2, तो s का कितना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया 2 और फिर d में से एक निकाला तो 7 आ गया। अब 7 में से 5 पहले सिंगल सिंगल भरोगे बराबर, उसके बाद पेयर करोगे बराबर ना, 5 और ये 2 कितने हो गए 7, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये भी पैरामैग्नेटिक। Zn2+ डायमैग्नेटिक होगा क्योंकि Zn2+ होता है 4s2 3d10, तो 4s के तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए बट d के सारे क्या होंगे, d के सारे क्या होंगे पेयर्ड होंगे, तो ये भी डायमैग्नेटिक। तो अभी तक कौन कौन मिला है, Fe3+ मिला है, Ni2+ मिला है, Cd2+ जिंक कैडमियम फैमिली का है तो ये भी नहीं होगा, जिंक फैमिली का ये, और ये आता है पैलेडियम। ओके, तो पैलेडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, पैलेडियम तो आपको पता ही होगा, ये तो होता है 4d10 5s0, तो इसमें भी d10 में से 4d10 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, इसके पास भी कितने होंगे 8 इलेक्ट्रॉन, और 8 मतलब 2 अनपेयर्ड पीडी में होंगे, 2 अनपेयर्ड पीडी में होंगे। अब जरा देखिए कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि शायद पीडी वाला ना समझ में आए, ओके, शायद पीडी वाला पार्ट ना समझ में आए, तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, तो जिन्हें पता है, मैंने पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि पैलेडियम के पास 4d10 5s 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, तो जिन्हें नहीं पता उन्हें एक बार मैं बता देता हूँ। तो कितना होता है 4d10 5s0, मेरे ख्याल से ये शायद दिख नहीं रहा है सही से आपको, तो इसे मैं क्लियर कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 4d10 5s0, तो अब आई थिंक ये प्रॉपर आ रहा है। ओके, तो 4d10 5s0, तो आप क्या करोगे, d के 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कितना हो जाएगा 4d8 हो जाएगा। अब 4d8 को आप कैसे अरेंज करोगे, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गए ना, तो वो भी होगा। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर कौन कौन आ गया, मैं नाम ले लेता हूँ, आयरन हो गया, निकल हो गया, फिर पैलेडियम हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ईच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू अ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, छोटा सा मैग्नेट की तरह, कि वह स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, और केमिस्ट्री में हम इसे मैग्नेटिक मोमेंट के से मेजर करते हैं। किससे मेजर करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट, और मैग्नेटिक मोमेंट का सिंबल क्या है, ये म्यू। ओके, ड्यू टू इट्स स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। देखिए इलेक्ट्रॉन है ना, दो तरह का मोशन दिखाता है, एक होता है स्पिनिंग मोशन और एक होता है ऑर्बिटल मोशन। तो अगर ये मान लीजिए ऑर्बिटल है, तो इलेक्ट्रॉन अगर इसमें घूम रहा है तो एक तो वो इस एक्सिस पे घूमेगा, ऑर्बिटल की जो एक्सिस होगी उस पे घूमेगा, और दूसरा वो खुद की एक्सिस पे घूमेगा। तो ये जो मैंने दिखाया है ये स्पिनिंग मोशन है, और ये जो है ये ऑर्बिटल मोशन है। अब इन दोनों मोशन की वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, इन दोनों मोशन की वजह से वो क्या क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से उसके अंदर आ जाता है मैग्नेटिक मोमेंट। सर ये मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, सिंपल, जैसे आप वेट को केजी से मेजर करते हो, समझ में आ रहा है, और लिक्विड का जो भी वॉल्यूम है वो ml या फिर लीटर ऐसे मेजर करते हो, ऐसे ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हम मैग्नेटिक मोमेंट से मेजर करते हैं। अब जरा देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, तो सर एक ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होगा और एक स्पिनिंग मैग्नेटिक मोमेंट होगा, जी एब्सोल्युटली करेक्ट, लेकिन कैलकुलेशन सिर्फ हम स्पिनिंग मैग्नेटिक मोमेंट का ही करते हैं, क्योंकि ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट जो है ना वो खत्म हो जाता है। कैसे, मान लीजिए ये एक एटम का इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोशन था, सपोज बगल में ही ऐसा दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोशन है, राइट, और ये इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोशन कुछ ऐसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये क्या होगा, ऑर्बिटल ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ठीक है, और एक्चुअल में ये कैंसलेशन के पीछे जो रीजन है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो जो ऑर्बिटल, ध्यान से सुनिएगा ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट
the orbital magnetic moment is cancelled due to इलेक्ट्रॉनिक मीडियम या फिर मीडिया भी बोल सकते हो ऑफ नेबरिंग एटम या फिर स्पीशीज। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है जो इसके नेबरिंग एटम का है, ओके, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर जो भी इसका मीडियम है वो इसके ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर देगा। और इसी फेनोमेना को हम भयंकर शब्द क्वेंचिंग से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या रिप्रेजेंट करते हैं? क्वेंचिंग। ओके, क्या कहते हैं? क्वेंचिंग। अगर आपको ये सब कुछ बहुत अच्छे से जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मैग्नेटिक मोमेंट की लिंक दे रखी है। इसमें मैंने लाइव आके डिटेल में मैग्नेटिक मोमेंट को डिस्कस किया है, जिसमें क्वेंचिंग और हर एक फंडे को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो दोज हु आर लिटरली वेरी इंटरेस्टेड, आप वो वीडियो को जाके देख सकते हो। उसकी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आपको समझ में आया। तो मैग्नेटिक मोमेंट हम किसकी वजह से सिर्फ मेजर कर पाते हैं? सिर्फ इलेक्ट्रॉन के जो स्पिनिंग की वजह से प्रोड्यूस होता है। तो आ गया हमारे पास फॉर्मूला मैग्नेटिक मोमेंट, और ये कौन सा? स्पिन ऑनली फॉर्मूला। क्या? स्पिन ऑनली फॉर्मूला। और इसका क्या होता है? n स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 2, और ये bm स्टैंड फॉर बोर मैग्नेटॉन। ये यूनिट होती है और इसकी वैल्यू होती है EH अपॉन 4πmc। आपको इतना ज़्यादा इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे n क्या है? n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आपको सिंपल बताना है कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं और उससे आप कैलकुलेट कर लोगे। मैं एक बार फिर बोलता हूँ, इलेक्ट्रॉन दो टाइप का स्पिन दिखाता है, मतलब दो टाइप का मोशन दिखाता है, एक स्पिनिंग मोशन, दूसरा ऑर्बिटल मोशन। तो दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, लेकिन हम ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको ध्यान में नहीं रखते, क्योंकि उसके पीछे सिंपल सा रीज़न है। वो जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है वो कैंसिल हो जाता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम ऑफ नेबरिंग एटम। जो नेबरिंग एटम है उसके इलेक्ट्रॉनिक मीडियम की वजह से ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट वैनिश हो जाता है, और इसी फेनोमेना को हम क्या कहते हैं? क्वेंचिंग कहते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ किस में आएगा? सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक मोमेंट किससे कैलकुलेट करेंगे? स्पिनिंग से। बट याद रखना, ये क्वेंचिंग सिर्फ है ना डी ब्लॉक एलिमेंट में दिखता है। एफ ब्लॉक एलिमेंट में हम दूसरे फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, उसमें स्पिन ऑर्बिटल फॉर्मूला नहीं यूज होता, उसमें ऑर्बिटल भी होता है और स्पिन भी होता है। ठीक है, क्यों? अब एफ में ऐसा क्यों नहीं होता? तो वो जो डिटेल की वीडियो मैं बता रहा हूँ ना, उसमें हर एक चीज़ मैंने डिस्कस किया है, तो आप उसे जाके देख सकते हो। ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि सर यहाँ पे क्यों नहीं बता रहे हो सर? बेटा ये स्टेट बोर्ड का बोलते हैं ना वीडियो है, तो बहुत सारे बच्चों का कंप्लेन आ जाता है कि सर आप इतना लंबा लंबा वीडियो बनाओगे तो फिर हमारा सिलेबस कैसे खत्म होगा? और सिलेबस तो ऑलमोस्ट मैंने 90% खत्म ही कर दिया है। In case of first row transition element, the contribution from the orbital magnetic moment is quenched। देखिए कितना भारी भरकम शब्द का प्रयोग किया गया है। and hence can be neglected, इसकी वजह से neglect होता है। the spin only formula for magnetic moment is, magnetic moment मतलब मैं फिर बोलता हूँ measurement of magnetic property। ठीक है, n plus 2 bm, where n is the number of unpaired electron, mu is the magnetic moment expressed in Bohr magneton। a single unpaired electron has a magnetic moment 1.73 bm। कैसे आ जाएगा? n का वैल्यू 1 रख दो तो क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट में 1 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 3, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज 1.73 bm। ठीक है। फ्रॉम द मैग्नेटिक मोमेंट मेजरमेंट ऑफ द मेटल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट, ओके, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैन बी कैलकुलेटेड। मतलब ये मैग्नेटिक मोमेंट से, ये मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला है ना, उससे जैसे मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू अगर 1.73 आई तो आपको पता चल जाएगा कि जो भी स्पीशीज आप पढ़ रहे हो या फिर जिसका भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो मैग्नेटिक मोमेंट डिटर्मिनेशन का, उसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो आपको मैं बताऊं, पहले इस मेथड से पता किया गया कि किस स्पीशीज के अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और ये जो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखते हो ना 3d5 4s1, इसके अंदर 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो पता चला वो इसी फॉर्मूले से पता चला। और फिर उन लोगों ने क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d4 4s2, इसको चेंज करके 3d5 4s1 दिया, क्योंकि जब हमने उसका मैग्नेटिक मोमेंट चेक किया तो वो रिप्रेजेंट कर रहा था कि उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 होने चाहिए, लेकिन जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ 4 थे। आया समझ में? तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आया, पहले मैग्नेटिक मोमेंट आया। क्लियर? अब आगे देखिए, with the use of spin only formula, as magnetic moment is directly related to number of unpaired electrons, value of mu will vary directly with number of unpaired electron। मतलब जैसे जैसे number of unpaired electron
आ जाएंगे तो बढ़ जाएंगे, तो वैसे वैसे मैग्नेटिक मोमेंट भी बढ़ जाएगा। व्हाट विल बी द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल हैविंग 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन? 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली 1.73 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्या आप फॉर्मूले में रखोगे 3 + 2 bm 3 to 5 स्क्वायर रूट ऑफ 15 आ जाएगा, और आप सबको पता है 16 इज वेरी क्लोज टू 4, तो ये आ जाएगा 3.9 समथिंग, ओके, अप्रॉक्सीमेटली। मैग्नेटिक मोमेंट आर डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली इन सोल्यूशन और इन सॉलिड स्टेट। ओके, ये कैसे डिटरमाइन करता है ना, इसको कैसे डिटरमाइन करता है ना, ये भी मैंने अपने वो स्पेशल वीडियो में बनाया। एक्चुअली है क्या, हमारे चैनल पे वी डील विथ बोथ स्टेट बोर्ड एज वेल एज एंट्रेंस। हालांकि मैं मुंबई से हूँ, ओके, तो हमें महाराष्ट्र बोर्ड सिलेबस को तो देखना ही होगा, इसीलिए मैंने सोचा कि स्टेट बोर्ड के सिलेबस को भी ऐसे बोलते हैं ना, नज़रअंदाज ना किया जाए, इसे भी कंप्लीट किया जाए, और फिर ताकि दोनों बच्चे जो हैं वो कम्फर्टेबल रहे, म्हणजे जे इकडचे मुलं आहेत त्यांना पण कम्फर्टेबल वाटेल, आणि जे आपल्या एंट्रन्स वाले आहेत त्यांच्यासाठी पण व्हिडिओ आहेत, तर आपल्याकडे दोन्ही प्लेलिस्ट आहे, यू कैन चेक, ठीक है। वेयर द सेंट्रल मेटल इज हाइड्रेटेड और बाउंड टू लिगैंड, ये देखिए, ये जो है ना हाइड्रेटेड और बाउंड टू अ लिगैंड, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है, ठीक है। अ स्लाइट डिफरेंस इन कैलकुलेटेड एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट दस कैन बी नोटिस। ओके, तो अलग अलग तरीके से हम पता करते हैं ना, जैसे एक को सोल्यूशन में पता किया और एक को सॉलिड स्टेट में पता किया, ठीक है, ओके, तो दोनों में मैग्नेटिक मोमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि हमने मेजरमेंट का जो तरीका है वो बदला है। यूज योर ब्रेन पावर, ऑब्वियसली यू हैव टू यूज, अगर है तुम्हारे पास तो यूज करो। अ मेटल आयन फ्रॉम द फर्स्ट ट्रांजिशन स्पीसीज हैज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट। अरे सिंपल रे, 2 × 2 + 2 bm कितना, 4 2 8 स्क्वायर रूट ऑफ 8 क्लोज टू 9, 9 का कितना आता है स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना आता है, 3 आता है, तो ये हो जाएगा 2.9 समथिंग। आ समझ में, टेबल 8.7 गिव्स द कैलकुलेटेड एंड ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 3D सीरीज। तो ये देखिए 3D में स्कैंडियम का अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है, इसीलिए मैग्नेटिक मोमेंट और एक्सपेरिमेंटल भी 0 है। अब देखिए ये 1 अनपेड, 2 अनपेड, 3 अनपेड, 4 अनपेड, 5 अनपेड, ओके, ये मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब इसके बाद कम होगा, क्योंकि 3D6 से पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी ना, क्योंकि डी ऑर्बिटल में ऐसे भरोगे ना, 1 2 3 4 5 6 भर दिए, तो ये 1 2 3 4 ही अनपेड आएंगे ना, बोलो बोलो, हाँ। उसके बाद देखिए अनपेड कम होते जा रहे हैं, और जब आप जिंक पे आ गए बबुआ, किस पे आ गए, जिंक पे, तब तो आपके पास 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ये देखो, तो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट किसने दिखाया, Mn ने, क्योंकि उसके पास मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी देखिए, ठीक है। और ये दो डिफरेंस है, तो डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि हम अलग अलग तरीके से मेजर कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे, कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ डाइवैलेंट कैटायन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 25 है, ओके, तो 25 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3d5 4s2, और ये डाइवैलेंट है तो s का 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो बचा कितना, 5, तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इट इज़ वेरी क्लोज टू हाउ मच, 5 + 2 7 7 5 = 35, 35 इज वेरी क्लोज टू 6, और 6 के नज़दीक का क्या आएगा, 5.92, ठीक है, ऐसा है। Now, try this. Calculate the spin only magnetic moment of divalent cation of element having atomic number 27. तो अब जरा देखो, एटॉमिक नंबर 27 है, मतलब क्या हो जाएगा, 3d7 4s2, और डाइवैलेंट है, मतलब ये s के 2 इलेक्ट्रॉन गए, तो बचा कितना, d में कितना इलेक्ट्रॉन, 7। तो देखो कैसे अरेंज करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आए, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन आए। आ रहा है समझ में, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3, तो फॉर्मूले में रख दो 3 3 + 2, तो कितना आ गया, 5 5 3 = 18। सर कैसा मैथ्स है आपका, 5 3 = 15 होता है, जी हाँ, तो ये 15 आएगा, और 15 का फिर कितना आ जाएगा वैल्यू, आपने ऊपर तो देखा ही था, 15 का वैल्यू कितना, क्लोज इज 16, 16 का 4, तो 3.9 समथिंग आएगा। आ रहा है समझ में, जी हाँ। सर मुझे ये अनपेड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने नहीं है, आपने कैसे फटाफट बता दिया, तो देखो एटॉमिक नंबर 27 है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d7 4s2, और मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन निकालते वक्त पहले आप कहाँ से निकालोगे, 4s से, ओके, तो 4s का 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, ओके, और इसने क्या बोला है, डाइवैलेंट कैटायन है, मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो मैंने 4s से निकाल दिया। अब इसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 7, कितने बचे, 7। अब 7 को अरेंज करो, तो पहले सिंगल सिंगल भरेंगे, ये देखो 7 को पहले कैसे भरेंगे, सिंगल सिंगल, तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 और ये 7, तो कितने अनपेड बच गए। चलो अनपेड को मैं अलग कलर से दिखाता हूँ ताकि आपको
अच्छे से दिखे, ये 1, ये 2 और ये 3, और 3 अनपेड आए तो फॉर्मूले में रख दो 3, 3 + 2 bm, तो कितना आ जाएगा 5, 5 3 = 15, तो स्क्वायर रूट ऑफ 15, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 15 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 16 के बहुत नज़दीक है, तो 3.93 ऐसे समथिंग आ जाएगा। आया समझ में? और मैं तो आपको ट्रिक देता हूँ, जितना भी डी का इलेक्ट्रॉन है 5 से जितने ज़्यादा है उतने पेयर्ड होंगे। जैसे मान लीजिए 7 है तो 7, 5 से कितने ज़्यादा है 2, तो 2 पेयर्ड होंगे, तो 5 ले लो और उसमें 2 पेयर कर दो, तो कितने अनपेड आ जाएंगे 3। अब मान लीजिए 8 है तो 5 से कितने ज़्यादा है 3, तो 3 पेयर्ड है, तो पहले कितने भरे होंगे 5, ये 5 में से कितने पेयर्ड हो गए 3 पेयर्ड हो गए, बचे कितने 2। ऐसे मैं एक बार वापस बताता हूँ, मान लीजिए किसी में D6 है, तो मैंने क्या बोला 5 के ऊपर जितने होंगे वो सारे पेयर्ड होंगे, तो 5 से कितना ज़्यादा 1, मतलब एक ही पेयर्ड है, तो पहले ऑलरेडी 5 था उसमें एक पेयर्ड है, ये 5 में एक पेयर्ड है, तो अनपेयर्ड कितने हुए 4। ओके, ये ट्रिक है ताकि आप डायरेक्टली कैलकुलेट करो और मगजमारी में ना पड़ो। इन सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज सिग्निफिकेंट, मतलब सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में है ना, आप ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को बोलते हैं ना निग्लेक्ट नहीं कर सकते। देयरफॉर सिंपल स्पिन ओनली फार्मूला इज नॉट यूजफुल एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन हैव टू बी एम्प्लॉयड। मैंने आपको डायरेक्टली बोल दिया था कि एफ में हम लोग ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट को, एफ ब्लॉक के एलिमेंट में ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट को भी इंक्लूड करते हैं, बट डी ऑर्बिटल में भी अगर आप देखोगे तो डी ऑर्बिटल में सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, तो सेकेंड में अगर आप देखो तो ऑर्बिटल मोमेंट है ना उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ जाता है, मतलब उसकी वैल्यू भी आपको थोड़ा बहुत इंक्लूड करना होता है, बट किसमें आप एकदम भी निग्लेक्ट नहीं कर सकते वो है एफ ब्लॉक एलिमेंट। समझ में आया? मतलब सिंपल सी बात है, जो सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट है ना उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम होता है सराउंडिंग का, वो इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो मैग्नेटिक ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट को अफेक्ट कर पाए एज सच दैट। और मैंने एफ का तो आपको रीजन ही दे दिया कि एफ ऑर्बिटल तो अंदर होती है, और अंदर होगी तो फिर जल्दी उसकी क्वेंचिंग नहीं हो पाएगी। क्यों क्वेंचिंग नहीं हो पाएगी? क्योंकि एफ ऑर्बिटल अंदर होते हैं, आपको पता है ना, दे आर कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, और इसमें इलेक्ट्रॉन प्री पेनल्टीमेट में एंटर होता है। employed to determine magnetic moment, the magnetic moment further found to be temperature dependent। जी हाँ, मैग्नेटिक मोमेंट जो होते हैं वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करते हैं, ओके, बट वो हमारे सिलेबस में एज सच नहीं है। तो आई होप आपको ये मैग्नेटिक मोमेंट वाली वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। जो भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया होगा उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और अगर आपको बहुत अच्छे से समझा है तो अप्रिसिएशन देना मत भूलिएगा। थैंक्स अ लॉट। हम मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे कलर को। तो इसी तरह आप हमारी वीडियो देखते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, पापा।